हेलो डियर लर्नर। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का केवीआर लर्निंग एकेडमी में। तो हम लोग इस चैनल पर आप लोगों के लिए घटना चक्र का सीरीज शुरू कर चुका हूं। तो इसी क्रम में आज हम लोग आपका जो भारतीय राज व्यवस्था है यानी कि इंडियन पॉलिटी है इसको शुरू करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने आपका जनरल साइंस और कुछ पार्ट जो है आपका जो इंडियन इकोनॉमी है यानी कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है उससे जो संबंधित क्वेश्चन था जो आपकी बुक है घटना चक्र का, उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो चलिए आज हम लोग इस सीरीज को शुरू करते हैं और इसके साथ साथ हम लोग बाकी भी सीरीज को साथ में कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आज इस क्लास में हम लोग जो घटना चक्र का आपका भारतीय राज व्यवस्था है यानी इंडियन पॉलिटी है उसके कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये आपका पहला यूनिट है। तो पहला यूनिट का जो आपका क्वेश्चन है ये आप लोग देख लीजिए। देखिए, जो आपका जो घटना चक्र का पहला यूनिट है उसका नाम है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास यूनिट का नाम है। और भारत का संवैधानिक विकास नाम है आपका जो पहला यूनिट है घटना चक्र का। और इसमें इसको इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इसमें दो पार्ट आप लोगों को दिया गया है कि आपका कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम यानी कि 1773 से लेकर के आपका 1853 तक का जो अधिनियम है ये इसके अंतर्गत आएगा। और फिर आपका 1858 से लेकर के 1858 से लेकर के 1947 तक का जितना भी अधिनियम पास किया गया था वो क्राउन के शासन के अंतर्गत माना जाएगा। तो हम लोग ये पहला इस यूनिट का पहला पार्ट उसको देखते हैं। जैसे 1773 से शुरू हुआ होता है और ये 1853 तक ये सिलसिला चलता है। तो इसमें से जो कुछ क्वेश्चन दिया गया है पहले उसको देख लेते हैं। उसके साथ साथ जो कुछ कंसेप्ट है उसको भी हम लोग इसमें करते जाएंगे कवर। तो इससे क्या होगा कि आने वाले एग्जाम में अगर नया क्वेश्चन में पूछेगा तो आप लोग आसानी से जवाब दे पाइएगा। तो चलिए आज हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं इस सीरीज का। तो देखिए, उम्मीद करता हूं कि आप सब अपना जो पॉलिटी है उसको पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ रिवाइज एक जो है रिवीजन के पर्पज से ही पढ़ेंगे। और जो आपका जो डीप कंसेप्ट होता है वो तो बुक में दिया हुआ है। काफ़ी सारे बुक है यहाँ पर अवेलेबल है। तो अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़े भी होंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, एक रिवीजन के पर्पज से पढ़ेंगे। हालांकि उसके साथ साथ कुछ जो कंसेप्ट है उसको भी डिस्कस करते जाएंगे। इससे क्या होगा, रिवीजन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और आप लोग को पता है कि घटना चक्र से काफ़ी सारे क्वेश्चन डायरेक्ट अभी पूछा जाता है काफ़ी सारे एग्जाम में। तो इससे एक हम लोग का बेनिफिट होगा कि घटना चक्र कवर तो करेंगे करेंगे, साथ ही साथ नया कंसेप्ट भी हम लोगों को कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। Which of the following acts provided for the establishment of the Supreme Court in Calcutta? तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि जो अभी आप लोगों ने पॉलिटी तो पढ़ा ही होगा। तो इसमें आप लोग पढ़े होंगे कि एक रेगुलेटिंग एक्ट करके एक्ट पास किया गया था ब्रिटिश संसद के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट। ये पहला एक ऐसा एक्ट था जिसने भारत में जो कंपनी का अफेयर्स था यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अफेयर्स था, जो कार्य था यहाँ पर, उसको कहीं ना कहीं रेगुलेट करने का प्रयास किया गया था इस एक्ट के द्वारा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक्ट था। यहाँ से जो है भारत में एक सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत होती है। यानी कि पहले क्या था कि जो सरकारें होती थी वो अलग अलग पार्ट में वो बटा हुआ होता था, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता था, सब अपने अपने एरिया में स्वतंत्र होता था। लेकिन कहीं ना कहीं इस एक्ट के पास होने के बाद यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन यानी कि केंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू किया गया। ठीक है, इसलिए इसका नाम भी रखा गया है रेगुलेटिंग एक्ट, यानी कि रेगुलेट करना था किसको, कंपनी के अफेयर्स को। तो इसी एक्ट के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता की स्थापना किया गया था। और ये कब किया गया था, तो ये किया गया था 1774 में। 1774 में ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता की स्थापना किया गया था। एक चीज आप लोग को और याद रखना है कि इस सुप्रीम कोर्ट का जो कार्य क्षेत्र था तो वो पूरे इंडिया में ना था, ये कहीं ना कहीं सीमित हो, कलकत्ता तक ही सीमित था। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। और एक जो ये जो कोर्ट था तो इस चीज में एक चीज और आप लोगों को जो याद रखना है कि इसमें 4 सदस्य
जजों का जो है नियुक्ति किया गया था। इसमें आपका एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 जो है अन्य न्यायाधीश था। 3 टोटल 4 था अन्य न्यायाधीश। और सर, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। सर एलिजा एमपी, सर इस नाम को याद रखिएगा कि सर एलिजा एमपी, सर एलिजा एमपी, ये जो था क्या था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता का प्रथम मुख्य न्यायाधीश। ये था, तो इस नाम को भी आप लोग याद रखिएगा, सर एलिजा एमपी। उसके अलावा सर रॉबर्ट चैम्बर्स, स्टीफन सीजर, लेमिस्ट्रे और जॉन हाइड अन्य जो है न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। ठीक है, तो इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो अगला हम लोगों का क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। ये बात बिल्कुल सही है, अभी हम लोगों ने देखा था। इसमें बोल रहा है कि लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। तो लेमेस्टर जो है इस मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, क्या थे, ये एक जज थे, यानी कि एक न्यायाधीश थे, ना कि मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर एलिजा एमपी, एमपी भी बोलते हैं, एमपी, वो जो है क्या थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा जो ऑप्शन आपका गलत है, तो केवल ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही होगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को, माफ कीजिएगा, जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और वारेन हेस्टिंग ऐसा पहला व्यक्ति था जिसे यह पद मिला था। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। और देखिए यहाँ पे एक तरफ आपको सूची दिया गया है, सूची 1, और इसमें दूसरी तरफ आपका सूची 2 दिया गया है, जिसमें दिया गया है कि इस किस जो अधिनियम में किस तरह का प्रावधान किया गया था। इस चीज को आप लोग को देखना है। तो मैच द लिस्ट 1 एंड 2, ठीक है, एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। तो इसमें देखिए, जो पहला था कि नियंत्रण परिषद, नियंत्रण परिषद यानी कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था। तो अभी हम लोग इस अधिनियम के बारे में नहीं पढ़े हैं, तो इसको याद रखिएगा कि आपका जो 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट था, 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट, उसके द्वारा जो है द्वैत शासन लागू किया गया था। तो उस समय में जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और आपका हो जाता था पॉलिटिकल अफेयर्स को देखने के लिए, और कंपनी का अफेयर्स को देखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सीओडी जो है पहले से कार्यरत था, वो था। तो इसमें इसलिए वहां पर ये पहली बार बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। कब, 1784 का जो ये फिट्स इंडिया एक्ट है इसके द्वारा। ठीक, उसके बाद जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हम लोगों ने डिस्कस कर नहीं लिया कि ये नियामक अधिनियम यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया था। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, ये देखिए सबसे पहले 1813 में ये दिया गया था। तो इस चीज को याद रखिएगा, अभी हम लोगों ने इसको देखा नहीं। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति थी 1833 में। गवर्नर जनरल की परिषद में कानून सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान 1833 के अधिनियम में किया गया था। और लॉर्ड मैकाले प्रथम ऐसा व्यक्ति थे जिन्हें की ये जिम्मेवारी दी गई थी, यानी कि वो सबसे पहले कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए थे। कहां पर, गवर्नर जनरल की परिषद में। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो एक का आपका हो गया नियंत्रण परिषद की स्थापना, एक का हो गया 4, एक का आपका हो गया, नियंत्रण परिषद कितना में दिया गया है, एक एक नहीं, एक का 2 हो गया। तो एक का 2 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन कट जाएगा।
ये भी कट जाएगा। और ए बी सी डी, थोड़ा सा इसको देखिए, अब दिख रहा होगा। ठीक है। और देखिए, ये जो है आपका, ठीक है, देखिए तो एक का क्या हो जाएगा, नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी 1773 में। तो एक का हो जाएगा आपका दो। तो या तो ये ऑप्शन होगा, बी होगा या डी होगा, ए नहीं हो सकता है और सी नहीं होगा। और इसके बाद जो है इंग्लिश मिशनरियों की भारत में जो है ये अनुमति दिया गया था कब, आपका 1813 में, यानी कि तीन। तो सी का हो जाएगा क्या, सी का तीन हो जाएगा। ए का टू हो जाएगा, बी का वन, बी का वन यानी कि बी क्या था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो नियामक अधिनियम, ठीक है। और आपका चार्टर अधिनियम 1833 में जो है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, यानी कि डी का चार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप लोग बना सकते हैं। और बाकी अगर एक दो ऑप्शन अगर कहीं एग्जाम में याद ना रहे, तो एक दो ऑप्शन अगर मिलता है तो पहले उसको मिला लीजिए इससे, और जो ऑप्शन कटेगा उसको हटा दीजिए, तो इससे भी क्वेश्चन की सही होने की संभावना काफी अधिक हो जाती है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव के बारे में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो देखिए, तीन चार महत्वपूर्ण एक्ट और जो एक्ट था वो वहाँ पास किया गया था, और भी कई जो है उस समय में कानून लाया गया था। काफ़ी सारी डिस्कशन पेपर भी पब्लिश हुआ था कि किस तरह का जो है एजुकेशन सिस्टम हो, यानी कि जो आपका पढ़ने का जो माध्यम हो, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, या जो नेटिव लैंग्वेज उस समय चलता था वो हो। तो इस तरह की काफ़ी सारी डिस्कशन हुआ था। अगर हम लोग इस चीज़ को देखें तो देखिए, चार्टर एक्ट 1813 में सबसे पहले तो 1 लाख रुपया जो है, 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया जो है का प्रावधान किया गया था। किसके लिए, शिक्षा के विकास के लिए। ये पहली बार ऐसा था कि सरकारी खजाने से 1 लाख रुपया का प्रावधान किया गया था शिक्षा के विकास के लिए। तो ये एक्ट काफी महत्वपूर्ण था। ठीक है। तो चार्टर एक्ट 1813 भी कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम यानी इंग्लिश एजुकेशन की तरफ पहला कदम मान सकते हैं। उसके बाद जो जनरल कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में इसका गठन किया गया था। तो इसमें यही था कि ये एक्सप्लोर करना था कि शिक्षा का माध्यम कौन सा होना चाहिए, यानी कि नेटिव होना चाहिए या इंग्लिश होना चाहिए। तो यहाँ पर भी दो धारा बटा हुआ था। तो कुछ का मानना था कि इंग्लिश होना चाहिए, कुछ का मानना था कि नहीं, यहाँ का जो लैंग्वेज है, जो नेटिव लैंग्वेज है, वो होना चाहिए। तो ये भी इंग्लिश मीडियम शिक्षा की तरफ एक कदम था। ठीक है। और था कि प्राच्यविद और आंग्लविद में विवाद। तो ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिस्टिक ये जो कंट्रोवर्सी था, कहीं ना कहीं ये इसी में से जुड़ा हुआ था, ये जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन से। तो ये भी जो है आपका इंग्लिश एजुकेशन के फाउंडेशन की तरफ एक कदम था। तो इस तरह से हम लोगों का ये तीनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन ये आपका पूछा गया था यूपीएससी 2019 के पीटी में। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों का तीनों जो है इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया की तरफ पहला कदम मान सकते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ जो, माफ कीजिएगा, चीन के साथ जो व्यापार था को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। By which act did the British Parliament end the East India Company's trade monopoly with India except for trade in tea and with China? तो ये आपका जो अधिनियम था वो था 1813 का अधिनियम। 1813 के अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली को खत्म कर दिया गया था। और बाकी जो यूरोपियन पावर था, यानी कि जो कंपनियां थी, खास करके
ब्रिटिश कंट्रोल में, या आप कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन की कंपनियां थी उसको भी भारत में कहीं ना कहीं व्यापार करने का मौका मिला। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सिर्फ दो चीज रिजर्व रखा गया था, एक कि चाय के का जो व्यापार था वो सिर्फ वही करेगा, मोनोपोली था, और दूसरा जो था कि वो चीन के साथ सिर्फ व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगा, लेकिन बाकी जो व्यापार था वो और भी जो कंपनियां थी वहां की उसके लिए भी खोल दिया गया। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 13 हो जाएगा। और इसमें एक चीज और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इस अधिनियम का जो दो तीन पॉइंट है जो आपको याद रखना है। 1813 का जो अधिनियम था कि पहली बार 1 लाख रुपया का प्रावधान किया गया था शिक्षा के विकास के लिए, ये पहली बार था। इसके साथ साथ आपको एक चीज और याद रखना है कि पहली बार जो ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर के ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने का भी इसमें प्रावधान किया गया था, तो ये छूट उसमें दिया गया था इस एक्ट के तहत। तो दो तीन पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से यहीं से दो तीन पॉइंट से क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, देखिए आप लोगों का अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? विच एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ऑन ट्रेड इन इंडिया? तो इसका जो सही आंसर हम लोग अभी ने देखा था कि 1813 के अधिनियम के द्वारा ये प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के द्वारा ये प्रावधान किया गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कई बार डिस्कस कर चुका हूं। देखिए आप लोग का अगला क्वेश्चन है, फिर ये मिलता जुलता क्वेश्चन है। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, इस कथन को पढ़ना है। रिगार्डिंग द चार्टर एक्ट 1813 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके समाप्त कर दिया, बिल्कुल सही। इस पॉइंट को हम लोगों ने पहले भी देखा था कि इट इंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर द टी एंड ट्रेड विद चाइना। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसने कंपनी के द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी कि क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। ये भी स्टेटमेंट सही है कि इस एक्ट में ये मेंशन किया गया था कि अब यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन का जो सॉवरेनिटी है और जो भी टेरिटरी है जो कि कंपनी के द्वारा यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासित किया जा रहा था, उस पर क्राउन का जो है मजबूत पकड़ और भी बनाया गया। ठीक है, तो इसने कंपनी के अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश क्राउन का संप्रभुता को क्या किया? सुदृढ़ किया और मजबूत किया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। ठीक, तो भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, ये स्टेटमेंट गलत है। ये भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा जो है किया गया था कि भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इंडिया रेवेन्यू वर नाउ अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये स्टेटमेंट गलत है। ये भारत शासन अधिनियम यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा किया गया था ये प्रावधान। तो इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। जो ऑप्शन नंबर डी है कि 1 2 3 तीनों सही है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि तीसरा ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और इस चीज को याद रखिएगा कि
जो भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, ये जो किया गया था, ये भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा किया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था? विच एक्ट मेड इट पॉसिबल फॉर इंडियन टू टेक सम पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री? ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, ठीक है, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या है 1858, और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें और इसका सही आंसर खोजने की प्रयास करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 में पहली बार ये प्रावधान किया गया था कि जो भारतीय था उसको भी भारत के शासन में कहीं ना कहीं शामिल होने का मौका दिया गया था। उसमें ये कहा गया था कि जो क्राउन के अंतर्गत जो भी यहाँ की जनता है वो या भारतीय है उसको जो है शासन में कहीं ना कहीं अब भागीदारी मिलेगा। तो पहली बार ये प्रावधान किया गया था 1833 के जो एक्ट था उसके द्वारा। तो चार्टर एक्ट 1833 में ये पहला प्रावधान था ये। ठीक है, हालांकि 1853 का जो चार्टर एक्ट था वहां पे जाकर के थोड़ा सा इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ था, लेकिन प्रावधान की अगर बात की जाए तो 1833 में ही प्रावधान किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, तो माफ कीजिए, इसके बाद जो पार्ट 2 है कि ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम यानी कि एक्ट पास अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। तो इसके जो है अंतर्गत जो आपका ये हुआ था, क्या हो जो रूल जो लॉ पास हुआ था उसको हम लोग क्या करते हैं कि अगले पार्ट में देखते हैं। तो इस पार्ट को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि इसमें से आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें पहले से पता होगा, बस हम लोगों ने इस क्लास के माध्यम से उसको रिवाइज किए। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।